ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन कराए थे कल, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। वही सेम क्वेश्चन उसी सेम पैटर्न से डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन ना, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सेम पैटर्न से, तो प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर। क्वेश्चंस हैं आपके पास में, एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एक और। ये सॉइल है आपके पास में, ये सॉइल है, ठीक है, इधर आपको दे रखा है लेवल 0 पर, ये पर्टिकुलर लेवल दे रखा है वाटर का ना हमें, ये वाटर लेवल दे रखा है, इससे वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, ये बी सी एंड ये डी पॉइंट होगा आपके पास, ये डी पॉइंट है। अब यहाँ पे लिख लो ये 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, ये हाइट है आपके पास में, ये हाइट है आपके पास में 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ग्राउंड आएगा, तो ये कंडीशन है सॉरी। इसमें बताना है टोटल हेड एट पॉइंट बी, टोटल हेड एट पॉइंट बी बताना है, बी पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, ये टोटल लेवल है, टोटल बताओ टोटल हेड एट पॉइंट बी। अच्छा एक और चीज है, एक स्टेटमेंट दिया है, बताना है टोटल हेड एट पॉइंट बी, और दे रखा है स्टेटमेंट क्या की हुई, अज्यूम दैट 30% ऑफ द टोटल हेड, assume that 30% of the total head, assume that 30% of the total head is lost, is lost, assume that 30% of the total head is lost up to the point B, 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 up to the point B from the entry, from the entry, from the entry, ये बताना है। वो इसमें प्रॉब्लम हो रही, क्या दिक्कत हो रही है वो इसमें, क्या दिक्कत है बताओ, आ रही है आवाज सही, इको हो रही है, बाकी को भी दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं लग रहा। और भी किसी को दिक्कत हो रही है आवाज में, दूर से आ रही है आवाज, एक सेकंड। अब
ठीक है, सही है। नहीं, पूछ रहा था। करो, बताओ। अब आ रही है आवाज सही? आवाज आ रही है अब सही? हाँ, आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, करो। बताओ आंसर। कितनी आएगी वैल्यू टोटल हेड की एट द पॉइंट बी? बी पॉइंट पे टोटल हेड की वैल्यू बतानी है। 21 आ रही है? यस, बिल्कुल 21 आएगी। 21 आएगा आंसर। 21 आएगा आंसर। ट्वेंटी वन, 21। वो नहीं आ रहा किसी का आंसर। सर ऑफलाइन भी चल रही क्लास? हाँ, ऑफलाइन भी चल रही है। अभी सुबह ऑफलाइन क्लास थी। ऑफलाइन भी चल रही है, अभी सुबह थी ऑफलाइन क्लास।
सुबह अभी हाइड्रोलॉजी की ऑफलाइन क्लास थी। हाँ हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। बताओ आंसर आ रहा है क्या इसका किसी का? 21 आज से स्टार्ट हुआ? नहीं हाइड्रोलॉजी बहुत पहले से चल रहा है, हाइड्रोलॉजी बहुत पहले से चल रही है, आधी हो चुकी। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा। देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको बताना है कि भाई टोटल हेड की वैल्यू बतानी है एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे टोटल हेड बताना है। कैसे बताएंगे? सिंपल, वही सारे के सारे स्टेप्स जो हमने कल डिस्कस करे थे। ठीक है, सेम वही स्टेप रहेंगे बिल्कुल जो कोई कल डिस्कस हुए थे आपके। ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है आपके पास, ये डी पॉइंट है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले अज्यूम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा हमारे पास में? सबसे पहले काम चेक क्या करना है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप लग रहे हैं, मैं उसके बाद भी समझ नहीं पा रहा कि आंसर क्यों नहीं आ रहे। सेम ही तो स्टेप है हर क्वेश्चन में। ये है आपके पास में डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा आपके पास में अपवर्ड, तो अपवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन। अपवर्ड हो गया फ्लो डायरेक्शन, अपवर्ड है फ्लो का डायरेक्शन। दूसरे केस में हमने क्या करना होता है, ये आइडेंटिफाई करो कि अब एग्जिट पॉइंट कौन सा है, एंट्री पॉइंट कौन सा है, विच इज द एंट्री पॉइंट एंड विच इज द एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट ए पॉइंट है, जस्ट सिंपल। सो एंट्री कहां पर होगी? सॉइल में, सॉइल में होगी एंट्री ए पॉइंट पे। सो ए क्या है आपके पास में? ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। और बी क्या है आपके पास में? बी क्या है? ये सॉरी सी, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट एग्जिट, सी पॉइंट है आपके पास में, एग्जिट पॉइंट है। सी है आपके पास में, एग्जिट पॉइंट है, सी एग्जिट पॉइंट है बिल्कुल। तो सी एग्जिट पॉइंट है, ए एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल है ना। अब क्या करना है, जस्ट हमने बताना है टोटल हेड बताना है किस पर? पॉइंट बी पे। टोटल हेड बताना है हमें पॉइंट बी पे। टोटल हेड एट द पॉइंट बी कैसे पता करेंगे भाई? सिंपल सी टेबल बनेगी आपकी जो हर क्वेश्चन में बनती है। सो क्या लिखो यहाँ पे? लिखो डेटम हेड, प्रेशर हेड। डेटम हेड, प्रेशर हेड हो गया, टोटल हेड हो गया, डेटम हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया, टोटल हेड हो गया। जो जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख लो आपके पास में। पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है? ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। तीन पॉइंट है आपके पास में, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ए बी एंड सी पॉइंट है। ए पॉइंट है आपके पास में, एंट्री पॉइंट है, ए एंट्री पॉइंट है, बी इंटरमीडिएट पॉइंट है, सी है आपके पास में एग्जिट पॉइंट, सी एग्जिट पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पास में? एंट्री एग्जिट पता लग गई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्या करना है? रेफरेंस, यस सिंपल। नेक्स्ट क्या करेंगे? रेफरेंस अज्यूम करेंगे भाई, रेफरेंस कहाँ पे लेना है। तो रेफरेंस का आपको तरीका बताया, रेफरेंस कहाँ पर अज्यूम करेंगे? जहां पर भी हमें एग्जिट साइड पर उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ना, जहां पर भी रेफरेंस एग्जिट साइड पे वाटर लेवल दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर क्या करेंगे? रेफरेंस को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये है आपके पास में रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। सो देखो एग्जिट साइड पे, एग्जिट साइड पे आपको कहां पर दिखाई दे रहा है वाटर लेवल? ये दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है आपके पास में? एक रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे? मेजरमेंट्स लेना शुरू करो। बताओ वैल्यूज क्या क्या होंगी? एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती कर दी ना। ये होगा ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये होगा। बताओ जरा डेटा मेट बताना शुरू करो। तो कितना डेटा मेट है एट पॉइंट ए पॉइंट पे? डेटा मेट कितना होगा? डेटा मेट एट पॉइंट ए -45, यस। जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस से इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है? रेफरेंस से इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट दिखाई दे रही है आपको, रेफरेंस से इस पॉइंट की कितनी? -45 है। देखो 20 एंड 25, 20 एंड 25 कितना हो गया? -45 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? -45 आ गया, -45 आ गया। अब ए पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होगा? प्रेशर हेड एट पॉइंट ए, प्रेशर हेड कितना रहेगा ए पॉइंट पे? 75, सिंपल। प्रेशर हेड रहेगा ए पॉइंट पे आपके पास में 75। कैसे? ए पॉइंट कहां पर है? एंट्री साइड पे आपके पास में ए पॉइंट है, एंट्री साइड पर। तो हमें एंट्री साइड पे जो पीजोमीटर कनेक्ट है उसी के अंदर वाटर लेवल देखना है कहां तक है। एंट्री साइड पर ये पीजोमीटर आपके अंदर कनेक्ट है, इसके अंदर वाटर लेवल देखो कहां तक है। कहां तक है वाटर लेवल? ये है वाटर लेवल।
यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर्टिकुलर हाइट तक इसके अंदर वाटर लेवल है। तो कितना हो गया 20 + 25 + 30 75। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 75 आ गई। टोटल हेड कितना आ गया, टोटल हेड इस पॉइंट पर आ गया आपके पास में 30। सो द वैल्यू ऑफ द टोटल हेड इज इक्वल टू व्हाट, 30 आपके पास में टोटल हेड आ गया, 30 टोटल हेड आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब बात करो सी पॉइंट पे। सबसे पहले आपको पता है एग्जिट, इंटरमीडिएट पॉइंट पे सबसे लास्ट में आएंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे सबसे लास्ट में आएंगे। पहले बात करेंगे एग्जिट पॉइंट पे। सो एग्जिट पॉइंट है आपके पास में क्या, सी पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट पर डेटा हेड कितना है, एग्जिट पॉइंट पर डेटा हेड 0 है। यस, एग्जिट पॉइंट पर डेटा हेड है 0 आपके पास में। एग्जिट पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होगा, प्रेशर हेड एट एग्जिट पॉइंट 70 0। कैसे, एग्जिट पॉइंट पर एग्जिट साइड पे जो वाटर लेवल दिखाई दे रहा है वही देखेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जिट पर है और एंट्री वाला वाटर लेवल देख रहे हैं। एग्जिट पे ये वाटर लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की तो है वाटर लेवल। तो अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट तक है वाटर लेवल, मतलब क्या है, 0 है, 0 है ना। तो कितना आ गया, 0 आ गया। टोटल हेड कितना होगा यहाँ पे, टोटल हेड होगा आपके पास में 0। सो द टोटल हेड विल आल्सो बी 0। टोटल हेड भी कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। टोटल हेड आ गया 0। चलो, तो ये सारे पॉइंट आ गए, है ना। अब बात करनी है आपसे कि भाई टोटल हेड बताना था आपको कहाँ पे, टोटल हेड बताना था आपको पॉइंट बी पे। टोटल हेड बताना है आपको पॉइंट बी पे, है ना। अच्छा ये बताओ, टोटल इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे डेटा हेड कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेटा हेड एट पॉइंट बी, डेटा हेड एट पॉइंट बी -25। यस, देखो रेफरेंस से ये वाला जो पॉइंट है 25 नीचे है। अगर ये 25 नीचे है तो इस पॉइंट पर डेटा हेड कितना हो गया, -25 हो गया, -25 आ गया। टोटल हेड की बात करते हैं, इस पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल हेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टोटल हेड कितना होगा, देखो जरा। So क्वेश्चन में इसने क्लियर कट कहा है आपको कि assume that the 30% of the total head, assume that the 30% of the total head is lost up to the point B from the entry। एंट्री से पॉइंट बी तक लगभग कितना हेड का टोटल, कितना टोटल हेड लॉस हुआ है, 30% टोटल हेड लॉस हुआ है। पॉइंट, एंट्री पॉइंट से पॉइंट बी तक कितना हेड लॉस हुआ है, 30% हेड लॉस हुआ है। टोटल हेड कितना लॉस हुआ है, 30% हेड लॉस हुआ है। तो क्या बताया इसके क्वेश्चन में, आपको क्लियर कट दे दिया। सो द हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस up to B point, B point from entry, up to B point from entry। एंट्री से B point तक टोटल हेड कितना लॉस हुआ, 30% टोटल हेड लॉस हुआ। सो 30% मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 9 आ गई ना। ठीक है, सिंपल 9 वैल्यू आ गई आपके पास में। यस, 30% का मतलब कितना है भाई, टोटल हेड कितना लॉस हुआ है इस सॉइल मास में, इस सॉइल मास में टोटल हेड लॉस कितना हुआ है इस सॉइल मास में। देखो यहाँ पे ऐसे भी लिखो, सो द टोटल हेड लॉस in soil, in this soil from entry to exit, एंट्री से एग्जिट के बीच में। कैसे पता लगेगा, टोटल हेड एट द एंट्री माइनस टोटल हेड एट द एग्जिट। टोटल हेड एट द एग्जिट, एंट्री पर टोटल हेड कितना था, 30 था, -0 मतलब कितना लॉस हुआ, टोटल 30 सेंटीमीटर का टोटल लॉस हुआ है। टोटल लॉस हुआ है 30 सेंटीमीटर का ना। सो द टोटल हेड लॉस इन दिस सॉइल मास फ्रॉम द एंट्री पॉइंट टू द एग्जिट पॉइंट इज 30 सेंटीमीटर। अब इसने ये क्लियर बोल दिया आपको कि इस सॉइल मास में बी पॉइंट तक, एंट्री पॉइंट से बी पॉइंट तक हेड लॉस कितना हुआ है, 30% हुआ है। सो एंट्री पॉइंट से जो टोटल हेड लॉस हो रहा था इस सॉइल मास में कितना, 30 सेंटीमीटर। उस 30 सेंटीमीटर का बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना परसेंट लॉस हुआ, 30% लॉस हुआ सिर्फ। मतलब कितना लॉस हुआ है बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, 30%। 30% मतलब 1/3 ऑफ, एक सेकेंड, हाँ 30%, 30% होगा सिंपल। हाँ 30% मतलब कितना आ जाएगी ये वैल्यू आपके पास में, 30% का मतलब कितना आ रहा है आपके पास में, ये 10/, ये आ जाएगी 9 आ जाएगी क्या वैल्यू, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। यस 9 सेंटीमीटर आ रही है वैल्यू। 30% निकालो इसका कितना होगा, देख लो चेक करके, आ रहे। तो बी, अच्छा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें। क्या यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि भाई सॉइल में पर यूनिट डिस्टेंस चलने पे कितना हेड का लॉस हुआ है। पर यूनिट डिस्टेंस चलने पे कितने, सर आई से डिफरेंट आ रही है, आई से डिफरेंट आ रही है, कोई बात नहीं, आई को तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे चेक करने की। इसने क्लियर कट जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई 30% बी पॉइंट तक लॉस हो रहा है, तो मतलब आई की हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो दिया है क्वेश्चन में वही डाटा लेके चलेंगे, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसी को लेके चलेंगे कि बी पॉइंट तक 30% आपका हेड लॉस हो रहा है बस। हो सकता है बिल्कुल आई की डिफरेंट आ सकती है, ठीक।
तो आई की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं है। तो क्या दिया इसे क्वेश्चन में, क्लियर कट आपको दे रखा है कि भाई 30% लॉस हुआ है कहाँ तक, अप टू द पॉइंट बी, मतलब कितना हेड लॉस हो गया, 9 सेंटीमीटर का लॉस हो गया अप टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट तक 9 सेंटीमीटर का लॉस हुआ हेड का। सो अब हमको क्या पता करना है, टोटल हेड लॉस पता करना है, सॉरी टोटल हेड पता करना है कहाँ पे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, अब देखो जरा, ये बी पॉइंट है और इस पे हमें टोटल हेड बताना है। बी पॉइंट पे टोटल हेड पता करने के दो तरीके हैं, बी पॉइंट पे टोटल हेड पता करने के दो तरीके हैं, क्या पता करो। अच्छा एक ही तरीका सिंपल, जैसे हमें एंट्री पे हेड पता है, एंट्री पे आपको टोटल हेड पता है, एंट्री पे आपको टोटल हेड पता है, और इसने ये बोल दिया यहाँ से बी पॉइंट तक जाने पे, यहाँ से बी पॉइंट तक जाने पे कितने हेड का लॉस हुआ है, 30% हेड का लॉस हुआ है। 30% बोलने का मतलब क्या है, 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हेड लॉस हो गया। तो कैसे बताएंगे, टोटल हेड एट द पॉइंट ए माइनस हेड लॉस अप टू द पॉइंट बी, ऐसे लिखेंगे वैल्यू। बी पर अगर टोटल हेड लिखना है तो मतलब टोटल हेड एट द पॉइंट ए माइनस हेड लॉस अप टू द पॉइंट बी। ठीक, बी पॉइंट तक कितने हेड का लॉस हुआ है, ये स्टेप क्लियर है कि भाई बी पॉइंट पे टोटल हेड लिखना है, तो मतलब चलिए ये पॉइंट क्लियर है सभी को ना। सो क्या होगा यहाँ पर, जस्ट सिंपल देखो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल हेड एट बी इज इक्वल टू टोटल हेड एंट्री पे माइनस हेड लॉस अप टू बी, हेड लॉस अप टू बी, इसका मतलब क्या है, तो टोटल हेड एंट्री पे था आपके पास में 30 माइनस 9, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो टोटल हेड कितना आ रहा है आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू क्या, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आ गई आपके पास में यहाँ पे। यस, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 21 सेंटीमीटर आ रही है, आ रहा है आंसर 21 सेंटीमीटर। तो आया 21। चलिए अब इस पे बताओ प्रेशर हेड बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होगा, बी पॉइंट पर ही प्रेशर हेड कितना होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर हेड 46, यस सिंपल 46 होगा, है ना। प्रेशर हेड कितना होगा इस पॉइंट पे, प्रेशर हेड होगा कितना बी पॉइंट पे, प्रेशर हेड बताना है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे प्रेशर हेड कैसे लिखेंगे, टोटल हेड होता था हमारे पास में क्या, प्रेशर हेड प्लस माइनस डेटम हेड, तो यहाँ पर माइनस है वैल्यू, तो माइनस है, अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी माइनस आ रहा है ना निकल के, प्रेशर हेड माइनस 25, टोटल हेड आया आपके पास में 21 इज इक्वल टू प्रेशर हेड माइनस, तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, यस 46 सेंटीमीटर आ रहा है बिल्कुल। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 46 सेंटीमीटर आ रही है, तो वैल्यू विल बी 46 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो अलग अलग पॉइंट्स पर आ गई वैल्यू, -45 75 एंड 30 आ रही है, -25 46 एंड 21 आ रही है, 0 0 एंड 0। ये क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन में सेम ही तो स्टेप फॉलो करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें कि अलग चीज लगी हो, कोई अलग कॉन्सेप्ट लग रहा हो, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप चल रहे हैं आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये पूरी प्रॉपर आपके पास में इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि अगर जिससे टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी जाए तो ये पार्ट से टफ क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यहाँ पे जो डाटा दे रखा है, पहले तो डाटा लिख लो इसका। तो डाटा आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, गामा सैचुरेटेड 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा जेड दे रखा है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, गामा डब्ल्यू हमने पता है, गामा डब्ल्यू भी हमें पता है कितना है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। बताना क्या है, द इफेक्टिव स्ट्रेस द इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पे, एट प्लेन एक्स एक्स, एट प्लेन एक्स
x एट प्लेन xx इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये चीज है। तो क्या बताना है, गामा सैचुरेट दिया हुआ है आपको 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दे रखा है, गामा डब्ल्यू दे रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है एट द प्लेन xx इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लो सॉइल की, कंडीशन देखो सॉइल की कंडीशन क्या दे रखी है। तो कंडीशन है सॉइल की, कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है इस तरह से कुछ। ये यहाँ पे पूरे में क्या प्रेजेंट है, सॉइल है आपके पास में, यहाँ पे पूरे पार्ट में क्या है, सॉइल है। इस पार्ट में है सॉइल, यहाँ पर ये पीजियोमीटर लगा हुआ है। ये कंडीशन रहेगी, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पर जो लेवल दे रखा है आपको देखना जरा, इस तरह का कुछ केस रहेगा, ऐसी कुछ कंडीशन है आपके पास। डायग्राम बनाते चलो साथ साथ। ये कंडीशन है। तो एक्स एक्स अब देखो डायमेंशन किस तरह से है, 2 है, 1 है, ये है आपके पास में 2 मीटर, एंड यहाँ पर है दिस इज 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। इससे ऊपर क्या है आपके पास में, 5 मीटर है, एंड अगेन 1 मीटर है। ये भी कितना है आपके पास में, 1 मीटर है, और ये कितना है, 5 मीटर है, दिस इज 5 मीटर, ये 5 मीटर है। सो 1 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, गामा सैचुरेटेड हो गई सॉइल। एंड इससे ऊपर कितना दे रखा है आपको, 3 मीटर दिया हुआ है, ये दे रखा है आपको 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे प्लेन कहाँ पर है हमारे पास में, एक सेकंड, प्लेन जो है इस क्वेश्चन में, यस ये है प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है आपके पास एक्स एक्स, ये प्लेन है। बताओ जरा, करो इसको शुरू। वही सेम बिल्कुल तरीका, इसके ऊपर आपको एक केस कराया हुआ है, एक केस करा रखा है, किस तरह से करने हैं, करो इसको जरा सॉल्व। तो डाटा तो सारा ठीक है, 2 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर से ऊपर ये फिर से 1 मीटर है, एंड ये 3 मीटर है। इधर ये वाटर लेवल दे रखा है आपको, ये वाटर लेवल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, इस पार्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पे इस तरह से वाटर है, ये वाटर हो गया, एंड यहाँ पर भी क्या है, पूरे पार्ट में वाटर ही तो है, ये वाटर है। करो सॉल्व, सॉल्व करो। देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका आया हुआ, तो इससे आइडिया लगेगा आपको कि कितना, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बताना है अफेक्टिव स्ट्रेस, बताना है एक्स एक्स सेक्शन पे कितना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स। सेम तरीका वही लेके चलना है, वही अप्रोच सेम, कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है।
65.475, यस करेक्ट, बिल्कुल 65.475। क्वेश्चन का मैं सोच भी रहा था कुछ दिन से कि एक सेशन रखेंगे पूरा प्रॉपर जिसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हर टाइप के, तो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ना। हर एक वैरायटी के क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कवर कर लें जितना भी हो सकता है पॉसिबल। आ रहे हैं आंसर? नहीं आ रहा? आई थिंक कि 2 मिनट का क्वेश्चन था, 3 मिनट का क्वेश्चन, और 3 मिनट से ज्यादा हो चुके, मतलब अगर नहीं आ रहा है आंसर तो मतलब 65.47, यस ठीक है भैया 65.47 बिल्कुल 65.47 65.47 दो लोगों के आंसर आए हैं अभी। देखो जरा क्या करना है, डिस्कस करते हैं। तो आपको लिखना है कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा एट द सेक्शन एक्स एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्स सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना रहेगा, आपको ये चीज बतानी है। सेक्शन एक्स एक्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमारे पास में, ये चीज हमने बतानी है। तो सिंपल क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, हमने पता है क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एट द एक्स एक्स माइनस 4 वाटर प्रेशर एट द एक्स एक्स, ये होता है आपके पास, ये कंडीशन रहती है। ये कंडीशन होती है कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस एट द एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल स्ट्रेस एट द एक्स एक्स माइनस 4 वाटर प्रेशर एट द एक्स एक्स, ये कंडीशन रहती है आपके पास में, जस्ट सिंपल। इसमें डायरेक्टली हम 4 वाटर प्रेशर जो है, अब 4 वाटर प्रेशर हमने बताया कि भाई 4 वाटर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर हेड इनटू प्रेशर हेड इनटू आपका गामा डब्ल्यू होता है, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर हेड आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे प्रेशर हेड आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह से आप चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस में कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि एक मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी बताया था। इफेक्टिव स्ट्रेस जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक वो था जिसमें कि फ्लो नहीं हो रहा था वाटर का। इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक में हमने कहीं पे बात नहीं करी थी कि वाटर का फ्लो हो रहा है, सीपेज कहीं पर नहीं था वहां पे। यहाँ पे कंडीशन चल रही है सीपेज वाली, ये कंडीशन कौन सी है, सीपेज वाली कंडीशन, यहाँ पे वाटर का फ्लो चल रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्टली हम प्रेशर हेड इस तरह से नहीं लिख पाएंगे जैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक के अंदर लिख रहे थे। इफेक्टिव स्ट्रेस में जितने भी केसेस आपने कंसीडर करे थे टोटल स्ट्रेसेस वगैरह में, वो सारे के सारे केस थे व्हेन द वाटर वाज इन द स्टैग्नेंट कंडीशन, वाटर रुका हुआ था, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा था। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन कैसी है आपकी कि भाई वाटर का फ्लो हो रहा है, सीपेज इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड द सॉइल मास। तो यहाँ पे हमें पोर वाटर प्रेशर अगर लिखना है, पोर वाटर प्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको किस अप्रोच से, जो अप्रोच अभी हम देखते आ रहे हैं, वही टेबल बनाओ, इंटरमीडिएट पॉइंट पे पता करो, उसके बाद कैलकुलेट करो। इस तरह का इनफैक्ट आपको मैंने केस एक करवाया भी था। कौन सा केस करवाया था, जब सीपेज हो रहा था, वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो सीपेज फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ना, गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस आई जेड इनटू गामा डब्ल्यू वाला जो फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, उस केस में बताया भी था, वहां पर बताया भी था किस तरह से अप्रोच से आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे। पहले तो बताओ ये चीज क्लियर है क्या, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, ये आया समझ में, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हुए यहाँ पे क्या चेंज निकल कर आ रहा है, बोलो चेंज आया समझ में, क्या चेंज है इस क्वेश्चन में। तो ये सीपेज की कंडीशन है, आपको प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा वही सेम अप्रोच से जैसे आप कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद निकालोगे क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है, उसके बाद फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे।
बताओ। चलो तो ये क्लियर है पॉइंट जस्ट। अब देखो स्टार्ट करो सिंपल। एक ही तरीका है आपके पास कैलकुलेट करने का, एक ही तरीका है प्रेशर हेड निकालने का। इतने तरीके अब तो इतने 3-4 क्वेश्चन कर लिया आपने इसी सेम पैटर्न पे, तो इजीली हो भी जाने चाहिए। देखो क्या करना है हमने जस्ट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सीपेज का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ सीपेज, डायरेक्शन ऑफ सीपेज अप टू डाउन, अप टू डाउन। यस, डायरेक्शन ऑफ सीपेज रहेगा क्या, टॉप टू बॉटम। देखो इधर हायर हेड है, इधर लोअर हेड है, सो द डायरेक्शन ऑफ सीपेज विल बी व्हाट, समथिंग लाइक दिस। ये रहेगा आपके पास में सीपेज का डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। हर क्वेश्चन में सेम ही तो काम हो रहा है, टॉप टू बॉटम रहेगा आपके पास में सीपेज का डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन विल बी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होगा आपके पास में सीपेज का डायरेक्शन। चलो दूसरा काम क्या कर रहे हैं हमने, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा काम क्या होगा आपके पास, क्या पता करोगे अब क्या पता करें, डायरेक्शन पता लगा, दूसरा डेटम अज्यूम। डेटम तो बाद में अज्यूम करेंगे, पहले क्या पता कर रहे हैं, पहले रेफरेंस बाद में अज्यूम करेंगे, पहले एंट्री एंड एग्जिट पता करो। पहले ये पता करो एंट्री पॉइंट कौन सा है, एग्जिट पॉइंट कौन सा है। यस, पहले एंट्री एग्जिट देखो, एंट्री पॉइंट कौन सा है इसमें, इनको पॉइंट को मार्क कर लो आप लोग लेटर से। चलो ये एंट्री, ये बताओ ये क्या एंट्री है या एग्जिट है, ये एंट्री पॉइंट है या एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है सिंपल भाई। इससे ऊपर तो वाटर था, सॉइल में एंट्री कहां पर हुई, सॉइल में एंट्री हुई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्लियर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और एग्जिट कहां पे होगा, एग्जिट कहां पर होगा, एग्जिट पॉइंट ये वाला पॉइंट है क्या एग्जिट, लोअर मोस्ट। यस लोअर मोस्ट, बिल्कुल एक्स एक्स के नीचे ये एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट है ना, ये वाला पॉइंट। यस ये एग्जिट पॉइंट है। चलो एग्जिट पॉइंट भी आ गया आपके पास में, तो एंट्री पॉइंट भी आ चुका है, एग्जिट पॉइंट भी आ गया, एंट्री भी आ गया, एग्जिट भी आ गया, ये भी पता कर लिया। अब थर्ड काम क्या होता है, अब रेफरेंस अज्यूम करो। नाउ अब नेक्स्ट काम क्या है आपके पास में, रेफरेंस अज्यूम करना। रेफरेंस कहां पे अज्यूम करेंगे, रेफरेंस कहां पर अज्यूम करोगे, रेफरेंस एंट्री से 1 मीटर अबव, एंट्री से 1 मीटर अबव। यस, जहां पर भी आपको एग्जिट साइड पे जो वाटर लेवल दिखाई दे रहा है ना, एग्जिट साइड पे जो भी आपको वाटर लेवल दिखाई दे रहा है वहां पे रेफरेंस अज्यूम कर लो। तो ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस हो गया। अब तो जस्ट क्या करना है हमने, सिंपल वही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तीन कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन आपने लिख ली, डायरेक्शन ऑफ फ्लो देख लिया हमने, रेफरेंस देख लिया क्या है, हमने देख लिया कि भाई एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। अब सिंपल क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे एंड इंटरमीडिएट एक्स एक्स पॉइंट पे, तीनों पे वैल्यूज को कैलकुलेट करो। देखो करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। सो क्या है आपके पास में, एक टेबल बनेगी यहाँ पे भी सेम सिंपल, कैसे टेबल, जैसे हर क्वेश्चन में बन रही है। एंट्री बनाई, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, एंड क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, एंट्री एग्जिट एंड द एक्स एक्स। अब क्या कर लो यहाँ पे इस तरह से टेबल फॉर्म कर लो, डेटम हेड, प्रेशर हेड, टोटल हेड, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड द टोटल हेड, ये कंडीशन है। ये कंडीशन है आपके पास, वैल्यू डालो अब यहाँ पे सब, ठीक है। एंट्री एग्जिट एंड एक्स एक्स, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड द टोटल हेड। बताते चलो जस्ट यहाँ पे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, डेटम हेड, एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट आपके पास ये है, एंट्री पॉइंट पे डेटा मेड कितना है, एंट्री पॉइंट पे डेटा मेड -1 सिंपल। देखो रेफरेंस, रेफरेंस से कितना नीचे है, रेफरेंस से है 1 मीटर नीचे, -1 नीचे है, रेफरेंस से कितना नीचे है, -1 नीचे है ना जस्ट। और ये रेफरेंस है आपके पास में, रेफरेंस से कितना नीचे है एंट्री पॉइंट आपके पास, -1 ही तो नीचे है, सो कितना आएगा आपके पास में, -1 आएगी वैल्यू। एग्जिट पे कितना है डेटा मेड, एग्जिट पे डेटा मेड, एग्जिट पे डेटा मेड कितना है, एग्जिट पर डेटा मेड -7 है सिंपल। एग्जिट पे डेटा मेड आपके पास में कितना है, -7 है जस्ट। सो एग्जिट पॉइंट डेटम से कितना नीचे है, एग्जिट पॉइंट डेटम से नीचे है आपका, सॉरी रेफरेंस से कितना नीचे है आपका, यस 156 एंड ये 7 मीटर नीचे है, सो -7 आ गया, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो एंट्री पे वैल्यू आई आपके पास में, एंट्री पर वैल्यू आ गई कितनी, एंट्री पर वैल्यू आ गई डेटा हेड की -1 एंड यहाँ पर आ गई -7 आ गई। एक्स एक्स पर बताओ कितना है डेटा हेड, एक्स एक्स पे डेटा हेड कितना है, -6 है सिंपल। देखो रेफरेंस से कितना नीचे है, -6 नीचे है, ये रेफरेंस से -6 नीचे है, तो कितनी होगी वैल्यू, -6 वैल्यू हो जाएगी, -6 हो गई। चलो क्लियर है। अब बात करेंगे प्रेशर हेड की। नाउ टॉक अबाउट द प्रेशर हेड। प्रेशर हेड बताओ एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे प्रेशर हेड कितनी वैल्यू है, एंट्री पॉइंट पे प्रेशर हेड की 4 है, या सिंपल 4 है आपके पास में। क्लियर, कितनी वैल्यू है आपके पास में, 4 है वैल्यू। देखो जरा कैसे पता लगा, एंट्री साइड में बात कर रहे हैं तो एंट्री साइड में पीजोमीटर में वाटर का लेवल देखो कितना ऊपर है, एंट्री इस पॉइंट से
4 ऊपर है ना, 1 + 3 यानी कि 4 हो गया आपके पास, सिंपल 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो गई वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, प्रेशर हेड हो गया एंट्री पॉइंट पे कितना, 4 हो गया। अब इस पॉइंट पे बता दो जरा टोटल हेड कितना होगा, टोटल हेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 3, सिंपल। टोटल हेड कितना होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होता है, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 3 निकल कर आ रही है, 3 वैल्यू आ गई आपके पास में, टोटल हेड निकाल दिया आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अब बताओ जरा एग्जिट पॉइंट पे, अब एग्जिट पॉइंट पे बताओ प्रेशर हेड की वैल्यू, एग्जिट पॉइंट पे प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 7, 7 आ रही है बिल्कुल। एग्जिट पॉइंट पे आप देख रहे हो, तो एग्जिट पॉइंट पे जो आपको वाटर लेवल दिखाई दे रहा है उसको देखो जरा, ये एग्जिट पॉइंट है कितना ऊपर है, 1 5 एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, जस्ट 5 + 1 6 एंड ये 7, 7 आ गया ना आपके पास में, कितनी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है, कैसे, ये 5 है प्लस 1 एंड प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में, 7 वैल्यू आ गई, सिंपल 7 आ गई वैल्यू। तो कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास में, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7। टोटल हेड कितना हो गया, टोटल हेड कितना हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 0, टोटल हेड 0। अच्छा एक बात ऑब्जर्व करना, हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए, 2-3 क्वेश्चन कर लिए इसी सेम तरह के। रेफरेंस जब भी हम लेके चलते हैं टेल वाटर लेवल पे, रेफरेंस जब भी हम टेल वाटर लेवल पे लेके चलते हैं, क्या एग्जिट पॉइंट पर हमेशा टोटल हेड 0 नहीं आ रहा क्या निकल के, क्या हमेशा एग्जिट पॉइंट पर टोटल हेड 0 आ रहा है ना, और यही तो कन्वीनियंस वाला पॉइंट लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, यही कन्वीनियंस के लिए आपको पॉइंट लिखवाया था कि हम हमेशा डेटा इसको रेफरेंस को लेके चलेंगे कहाँ पे, टेल वाटर लेवल पे। टेल वाटर लेवल पे अगर हम डेटम को लेके चलते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, एग्जिट साइड में जो आपका टोटल हेड निकल कर आता है वो 0 हो जाता है, जिससे आसानी पड़ती है हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उसी के हेल्प से आप सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे, है ना। चलो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। चलिए अब आपको क्या पता करना है भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टोटल हेड निकालना पड़ेगा कहाँ पे, अब इंटरमीडिएट पॉइंट पर आ गए, अब बात करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट पे। इंटरमीडिएट पॉइंट पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि भाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पहले आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता करना पड़ेगा, कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ द फ्लो, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ द फ्लो, देखो करो इसको कैलकुलेट। देखिए जरा, सो क्या होगा यहाँ पे, अब जस्ट करो कैलकुलेट यहाँ पे। सो द टोटल हेड एट पॉइंट xx at xx section, total head at the section xx, total head at the section xx, total head at section xx लिखने पे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं total head at the entry minus hydraulic gradient into length up to xx from entry। बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर है, total head at the point xx is equal to total head at the entry minus I into length up to the xx from the entry। ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर है ना। सो क्या निकालेंगे यहाँ पे, पहले आपको निकालना पड़ेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा इस फाइल में। सो द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई विल बी इक्वल टू व्हाट, हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ द फ्लो। सो टोटल हेड लॉस, टोटल हेड कैसे हेड लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल हेड एट द एंट्री माइनस टोटल हेड एग्जिट, टोटल हेड एट द एग्जिट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ फ्लो। ये आई की वैल्यू आ रही है आपके पास में। तो टोटल हेड एंट्री पे कितना है, एंट्री पर टोटल हेड आपके पास में कितना, एंट्री पे टोटल हेड आपके पास में 3। तो ये 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी आ रही है आपके पास में, ये है लेंथ ऑफ फ्लो, देखो 5 + 1 6 है, 6 है ना, लेंथ ऑफ फ्लो है आपके पास में 6। सो द लेंथ ऑफ फ्लो इज 6, 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 हो गया आपके पास में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू फॉर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये वैल्यू आ गई आपके पास में किसकी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई है। दिस इज द वैल्यू फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब जस्ट क्या करो यहाँ पे, सिंपल इसको सॉल्व कर लो। सो टोटल हेड एट द एंट्री कितना था, 3 माइनस 0.5 इंटू कितनी लेंथ है, एंट्री से यहां तक की लेंथ कितनी है, एक्स एक्स की लेंथ कितनी है एंट्री पॉइंट से, एंट्री पॉइंट से लेंथ आ रही है कितनी आपके पास में, ये 5 आ रही है ना, यस लेंथ आ रही है आपके पास में कितनी, 5 आ रही है लेंथ, 5 आ रही है लेंथ। तो किस तरह लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 5 हो गया ना,
ये 5 हो गया आपके पास। अगर ये 5 हो गया आपके पास तो कितना आ रहा है टोटल हेड एट द एक्स एक्स? एक्स एक्स पे टोटल हेड कितना आ गया? एक्स एक्स पे टोटल हेड 0.5 सिंपल। एक्स एक्स पे टोटल हेड आपके पास में कितना आ रहा है? 0.5 निकल कर आ रहा है। सो द टोटल हेड वैल्यू एट द एक्स एक्सिस वाज 0.5 आ गई वैल्यू। आ गई एक्स एक्स टोटल हेड की वैल्यू 0.5। अब एक्स एक्स पे टोटल हेड आपको पता है, डेटा हेड पता है, प्रेशर हेड कितना होगा इस पॉइंट पे? प्रेशर हेड कितना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? 6.5 है। यस, द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड इज इक्वल टू व्हाट? 6.5। 6.5 इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब तो सिंपल है, बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में आप कुछ। प्रेशर हेड आपने कैलकुलेट कर दिया। प्रेशर हेड अगर आ गया आपके पास में तो पोर वाटर प्रेशर हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये है 6.5 इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड। टोटल स्ट्रेस, टोटल हेड निकालना भी आपको बता रखा है। पोर वाटर प्रेशर आप निकाल लोगे आराम से, टोटल स्ट्रेस निकाल लोगे, प्रेशर पोर वाटर प्रेशर निकालोगे, माइनस करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? अफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। सिंपल। अब देखो जरा नेक्स्ट करो। यस, सो क्या बताओ इसमें? जस्ट अब आपको निकालना था क्या? हमने कैलकुलेट करना है अफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स। एक्स एक्स सेक्शन पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? द वैल्यू ऑफ द अफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स। पहले तो ये बताओ इस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? पोर वाटर प्रेशर एट सेक्शन एक्स एक्स। एक्स एक्स पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? वैल्यू मत बताओ, डायरेक्टली बता दो कि रिलेशन 63.765। यस, गामा डब्ल्यू इंटू 6.5 सिंपल। गामा डब्ल्यू इंटू 6.5, गामा डब्ल्यू इंटू 6.5। भाई प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो होता है पोर वाटर प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू होता है। तो प्रेशर हेड आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे ये तो है प्रेशर हेड आपके पास 6.5 इंटू गामा डब्ल्यू करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। इस सेक्शन पे हमने पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट आपको जो समझ में आ रहा है। अब इस सेक्शन पे क्या निकालना है हमने? टोटल स्ट्रेस निकालना है। टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस क्या होगा इस एक्स एक्स सेक्शन पे? एक्स एक्स पे टोटल स्ट्रेस, एक्स एक्स पे टोटल स्ट्रेस 4 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 5 इंटू गामा सैचुरेटेड। या सिंपल। भाई कैसे? इससे ऊपर एक्स एक्स से ऊपर जो भी मटेरियल आपके पास में प्रेजेंट है उस मटेरियल का यूनिट वेट इंटू कितनी डेप्थ में वो मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स एक्स सेक्शन से ऊपर आपका इस 4 मीटर वाले पार्ट में तो क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। बाकी इस 5 मीटर पार्ट में आपका क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्रेजेंट है। और कौन सी कंडीशन में? सैचुरेटेड कंडीशन में। सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो लिखो जरा इसको आगे। तो क्या हो गया आपके पास में? ये पहले टोटल स्ट्रेस लिखो एक्स एक्स पे, दैट विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इनटू 5 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 4। कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू कितनी आई? वैल्यू 129.25 आ रही है। सो वैल्यू आ रही है आपके पास में 129.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 129.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है वैल्यू। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा एक्स एक्स पे? इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड, यानी कि 9.81 इंटू 6.5। ये कितनी आ रही है वैल्यू? 63.765। 63.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। इफेक्टिव स्ट्रेस बता दो एक्स एक्स पे कितना आ रहा है? कितनी वैल्यू आ रही है? 65.475। 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आंसर है। बताओ अब जरा। क्लियर है क्वेश्चन? सेम स्टेप, कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। जो डिस्कस करी चीज वही सेम चीज अप्लाई करवा रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से एक भी नई चीज आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी जो हमें नहीं पता थी। सारी सेम चीज वही है बिल्कुल। बताओ ये क्लियर है क्या क्वेश्चन? एग्जिट पोर्शन पे 9 मीटर डिटरमाइंड क्यों नहीं लिया?
एग्जिट ये है, ये एग्जिट है आपके पास में, ये एग्जिट है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्यों नहीं लिया? ये चीज तो आपने पढ़ी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखी है, उसके बाद कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए था। जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रखी है उसके बाद कोई डाउट आना नहीं चाहिए था आपको। ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा आपने कि इतना नीचे जा रहे हो इतना ऊपर जा रहे हो, ये कैंसिल नहीं होगा क्या है? हाँ बोलो, तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे तो पढ़े हैं ना हमने क्वेश्चन, फ्लूइड में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं इस तरह के हमने, कि भाई इतना नीचे गए इतना इधर से ऊपर गए तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया ना आपका। हाँ बिल्कुल, उससे सीपेज वाले फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली यूज करते तब भी आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेसिकली जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसको एक बार अप्लाई करना सिखाना था यहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि अगर कहीं कन्वेंशनल में अप्लाई करना पड़े तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करके बताया था ना इसका, तो वही डेरिवेशन को बता रहे थे कि बेसिकली कैसे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, तो इसीलिए जस्ट ये पूरा इस तरह से करवाया सॉल्व। ये रीजन रहा उसका जस्ट कि जिससे कि वो जो स्टेप थ्योरी में आपने डिस्कस करे थे उनको अप्लाई करना आ जाए यहाँ पे। लास्ट वाली स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड, ये स्लाइड है आपके पास लास्ट। चलो सो ये क्लियर है, अब एक और करते हैं, एक और करेंगे अभी सेम कॉन्सेप्ट पे, मतलब इसकी टॉपिक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐड होगा ना, क्या ऐड होगा? माइनस होगा ना, ऐड क्या होगा? ऐड क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब वाटर के आगे, कहां पर? यहां पर सिग्मा एक्स एक्स फर्स्ट लाइन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ ये ऐड होगा बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऐड होगा बिल्कुल, ऐड होगा, ऐड होगा, हाँ हाँ ऐड होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का सेम, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जस्ट एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखो जरा आगे डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, और इस तरह के क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन है कि अगर एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहें इस सॉइल मैकेनिक्स में से, तो ये वाला पार्ट है जिससे कि बनाया जा सकता है। ऐसे और भी पार्ट है काफी सारे, बट ये भी एक ऐसा पार्ट है जिससे कि अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास में। तो कंडीशन है सॉइल की, देखो कंडीशन कैसी है, 0.4 0.8 एंड 0.4, ये 0.4 है, 0.8 हो गया, एंड ये भी कितना है आपके पास में, ये भी है आपके पास में 0.4 है, 0.4 ठीक है, ये सारी चीजें। तो 0.4 मीटर, 0.8 मीटर एंड 0.4 मीटर है, ठीक है। जीरो, ये सॉइल है, यहाँ पे क्या है? वाटर है, दिस इज सॉइल, ये सॉइल है आपके पास में, ये वाटर हो गया आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? वाटर लेवल दिखा रखा है, यहाँ पे वाटर लेवल दिखा रखा है, यहाँ पर पीजोमीटर लगाया, यहाँ पे पीजोमीटर लगाया, क्लियर है? ये कंडीशन है, जस्ट ये कंडीशन है। ये केस है, बनाओ डायग्राम, डायग्राम बना लो। चलो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। बताना है क्या?
ये डायग्राम है, इस क्वेश्चन में बताओ। अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट रहेगा आपके पास में, आर पॉइंट है, दिस इज आर पॉइंट, ये आर पॉइंट है। बताओ इस क्वेश्चन में फाइंड द टोटल हेड कोमा एलिवेशन हेड, फाइंड द टोटल हेड कोमा एलिवेशन हेड कोमा प्रेशर हेड, फाइंड द टोटल हेड कोमा एलिवेशन हेड कोमा प्रेशर हेड एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे। करो सॉल्व। आर पॉइंट पे सर वाटर सर, वैल्यू वाटर लेवल, टेल, टेल वाटर लेवल। हाँ ये है आपके पास में टेल वाटर लेवल, ये टेल वाटर लेवल है, ये रहा टेल वाटर लेवल, वैल्यू टेल वाटर लेवल की, इसकी वैल्यू ये देखो ना जरा, यहाँ पर दे तो रखा है इसके बारे में जानकारी, ये इसके बारे में दे तो रखी है जानकारी, इसी लेवल आर से कोइंसाइड कर रही है ना, ये वाली लाइन आर से तो कोइंसाइड कर रही है, टेल वाटर लेवल आर के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। एलिवेशन ओके, 0.4 एंड 0.4, 0.4 एंड 0.4, एलिवेशन हेड बताया आपने, प्रेशर हेड बताया, टोटल हेड बताया। नहीं आया आंसर, बताओ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद भी आंसर नहीं आ रहे। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
0 0.4 एंड 0.4 0.4 एंड 0.4 ठीक है। सेम अब तो ये इजी लगनी चाहिए क्वेश्चन, एक ही तो स्टेप है, बिल्कुल सेम सेम तरीका। देखो बिल्कुल सेम तरीका, कोई भी क्वेश्चन में स्टेप चेंज नहीं कर रहे, वही सेम तरीके हर क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या बताओ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताओ। डायरेक्शन ऑफ फ्लो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम सिंपल। हायर लेवल टू द लोअर लेवल विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो ये क्या आ गया आपके पास में, फ्लो डायरेक्शन आ गया। ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये फ्लो का डायरेक्शन हो गया आपके पास में, ये फ्लो का डायरेक्शन हो गया। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बताओ। हाँ एंट्री पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट एंट्री है? एंट्री कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? एंट्री है। ए पॉइंट है आपके पास में एंट्री, तो ये हो गया आपके पास में क्या, एंट्री पॉइंट हो गया, दिस एंट्री। एग्जिट कहाँ पे है? एग्जिट पॉइंट बी पॉइंट, बी पॉइंट है आपके पास में एग्जिट पॉइंट, बी पॉइंट है एग्जिट पॉइंट है, बी एग्जिट पॉइंट हो गया। थर्ड क्या करोगे, चेकअप रेफरेंस बताओ। रेफरेंस कहाँ पे लेंगे? रेफरेंस क्या ये रेफरेंस है? टेल वाटर लेवल, ये रेफरेंस है। यस ये रेफरेंस है। एग्जिट साइड पे जहां पर भी पीजियोमीटर में वाटर लेवल दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा आपके पास, रेफरेंस होगा। तो ये रेफरेंस बनेगी, ये रेफरेंस है। बताओ, यही 3 स्टेप होते हैं हर क्वेश्चन में। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेप नहीं लगाया आपने? अब बाकी सेम तरीका। इंटरमीडिएट पॉइंट पे बाद में आएंगे, पहले एंट्री पे लिखो, फिर एग्जिट पे लिखो, फिर क्या करो, आप चेक करो कि भाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हुआ, फिर निकाल लो आंसर, लिखो वैल्यूज। अब कैसे, वही सेम टेबल बनाओ, जैसी टेबल बनती है हर क्वेश्चन में, टेबल बनाओ। कैसे, डेटम हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया, इधर टोटल हेड हो गया, एंट्री एग्जिट एंड आर, एंट्री एग्जिट एंड आर पॉइंट। एंट्री पॉइंट सर आर है कहाँ पे? आपको आर नहीं दिखाई दिया तो कर क्या रहे थे इतनी देर से फिर? हम्म, अभी आर ढूंढ रहे थे अभी तक 10 मिनट में। 0.8 मीटर बिलो ए, 0.8 मीटर बिलो ए, ये है ना आर पॉइंट। ठीक है, ये आर पॉइंट है। तो क्या हुआ जस्ट, ये आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट ये है, वो लाइन वाटर लेवल का है, वो लाइन वाटर लेवल की है। अच्छा वो एरो नहीं बना सही तरह। हम्म, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, एक्चुअली ये ऐसे करके था। ये थोड़ा एरो की प्रॉब्लम रही। अब क्लियर है सर, एक्स लेके कर रहे थे, ये थी वो कंडीशन ना, थोड़ा एरो सही से नहीं बना हो, वेरिएबल ले लिया था एक। ये इससे कोइंसाइड कर रही थी ना ये बताया भी था शायद बीच में कि वेरिएबल ले लिया था एक, वो बताया भी था स्टार्टिंग में कि आर से कोइंसाइड कर रही है, लाइन आर से कोइंसाइड कर रही थी। चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा स्केल पे तो बनता नहीं है डायग्राम बोर्ड पर ना। पूजा था पर वैल्यू नहीं बताई। चलो कोई नहीं। देखो ये पॉइंट्स है आपके पास में, ए पॉइंट हो गया, ये एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, आर पॉइंट हो गया, एंट्री एग्जिट एंड आर। अब क्या करेंगे, जस्ट एंट्री पॉइंट, अच्छा ये फिर से यहाँ पर, ठीक है, एंट्री एग्जिट एंड आर पॉइंट। अब क्या बताओ, एंट्री पे डेटा मेड, एंट्री पे डेटा मेड कितना है, एंट्री पॉइंट पर डेटा मेड
ये रेफरेंस से ऊपर कितना है, रेफरेंस से कितना ऊपर है एंट्री पॉइंट, जीरो पॉइंट एट ऊपर है, यस कितना ऊपर है 0.8 है, तो ये कितना हो गया डेटा मैट हो गया एंट्री पॉइंट पे 0.8। एग्जिट पॉइंट पे डेटा मैट बताओ, एग्जिट पॉइंट पे डेटा मैट कितना होगा, एग्जिट पे डेटा मैट माइनस 0.5, यस एग्जिट पे डेटा मैट कितना होगा आपके पास में माइनस 0.5 होगा, दैट विल बी माइनस 0.4, सॉरी माइनस 0.4 हो गया, माइनस 0.4 हो गया एग्जिट पे। अब प्रेशर हेड चेक करेंगे, प्रेशर हेड बताओ जरा एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पे प्रेशर हेड कितना है, एंट्री पे प्रेशर हेड 0.4 है, यस एंट्री पॉइंट पे देखो वाटर लेवल कहां तक दिखाई दे रहा है 0.4 तक दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये 0.4 हो गया आपके पास में, 0.4 हो गया। टोटल हेड कितना हुआ एंट्री पे, एंट्री पे टोटल हेड, एंट्री पे टोटल हेड 1.2 हो गया, एंट्री पर टोटल हेड हो गया आपके पास में 1.2 हो गया, 1.2 हो गया एंट्री पे टोटल हेड। चलिए अब बताओ जरा एग्जिट पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है, एग्जिट पे प्रेशर हेड 0.4 है, देखो जरा एग्जिट पॉइंट से कहां पर दिखाई दे रहा है वाटर लेवल, ये हाइट है ना 0.4, ये क्लियर है पॉइंट 0.4 कैसे है, प्रेशर हेड 0.4 होगा, कितना होगा 0.4 होगा, देखो एग्जिट से कितना ऊपर है 0.4 है, तो कितनी आ गई वैल्यू 0.4 आ गई। टोटल हेड कितना हो गया, टोटल हेड 0 हो गया, सिंपल। सो द टोटल हेड एट द एग्जिट विल बी व्हाट, टोटल हेड हो गया आपके पास में एग्जिट पर 0 हो गया, टोटल हेड हो गया एग्जिट पे 0। इनफैक्ट इससे कन्वीनियंस क्या मिल रही है हमें, मुझे तुम एक पॉइंट लिखाया था कि भाई हमेशा टेल वाटर लेवल पर हम अज्यूम करेंगे, उससे बेनिफिट क्या आ रहा है, देखो आंसर चेक भी हो रहे हैं साथ साथ, हमें ये पता लग रहा है हर बार टेल ये टोटल हेड 0 हो जा रहा है एग्जिट पॉइंट पर जब भी हम टेल वाटर लेवल पर कंसीडर करते हैं, तो देखो यहाँ से चेक भी तो हो रहे हैं आंसर साथ साथ, ये 0 हो जाता है, ये कन्वीनियंस मिल रही है। अब आर पॉइंट पे बताओ जरा डेटा मेड कितना होगा आर पॉइंट पे, आर पर डेटा मेड कितना होगा 0, सो द डेटा मेड एट द पॉइंट आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 हो गया है, 0 हो गया, चलिए ये 0 वैल्यू आ गई आपके पास में ना, 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने चेक करना है कि भाई इस पॉइंट पे टोटल हेड कितना होगा, इस पॉइंट पे टोटल हेड इंटरमीडिएट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आपको कि कितना होगा टोटल हेड, यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सिंपल एक तरीका है आपके पास में, सो द टोटल हेड आर पॉइंट पे, टोटल हेड एंट्री माइनस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ up to r from entry, up to r from entry, ये क्लियर है सिस, ये पॉइंट क्लियर है, टोटल हेड एट द पॉइंट r इज इक्वल टू टोटल हेड एट द एंट्री माइनस i इनटू लेंथ अप टू द पॉइंट r फ्रॉम द एंट्री, अप टू द पॉइंट r फ्रॉम द एंट्री, ये सिंपल आ गई वैल्यू आपके पास है। अब क्या कर लो i को कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू टोटल हेड एंट्री माइनस टोटल हेड एग्जिट डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल हेड एंट्री पे कितना है 1.2 है माइनस 0, कितनी लेंथ में हुआ, और ये 1.2 लेंथ में तो हुआ ना, ये कितनी लेंथ में हुआ 1.2 लेंथ में हुआ, देखो ये सॉइल की लेंथ कितनी है 0.8 प्लस 0.4, 1.2 लेंथ में हुआ है, ये 1.2 लेंथ में हुआ, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आ गई आई की वैल्यू, so the value of I will be equal to what 1 आ जाएगी, so the value of I will be equal to 1 आ गई। अब निकाल लो वैल्यू यहाँ पे सिंपल, तो टोटल हेड एंट्री पे कितना था, एंट्री पे था आपके पास में टोटल हेड 1.2 माइनस आई की वैल्यू 1 है इनटू लेंथ अप टू द पॉइंट r फ्रॉम द एंट्री 0.8, 0.8 वैल्यू कितनी आ गई है 0.4 आ गई, 0.4 है ना, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास में 0.4 आ गई, दिस इज 0.4, टोटल हेड निकाल दिया आपने 0.4 वैल्यू आ गई। अब जस्ट यहाँ पर क्या बता दो, प्रेशर हेड बता दो, प्रेशर हेड कितना होगा, टोटल हेड पता है, डेटा हेड पता है, प्रेशर हेड कितना होगा इस पॉइंट पे, सेम 0.4, तो 0, 0.4 एंड 0.4 ये आ गई वैल्यूज, 0, 0.4 एंड 0.4 ये आंसर है आपके पास में। तो टोटल हेड कितना है 0.4 है, एलिवेशन हेड कितना है 0 है एंड 0.4 है, चलिए टोटल हेड 0.4
एलिवेशन हेड 0 एंड प्रेशर हेड कितना है 0.4 है। ये क्वेश्चन क्लियर, बताओ क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है। चलिए एक और पार्ट लिखो इसी का, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि भाई व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ discharge velocity, what are the values of discharge velocity and what are the values of discharge velocity and seepage velocity through the soil, what are the values of discharge velocity and seepage velocity through the soil, what are the values of discharge velocity and seepage velocity through the soil। अब गिवन है इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हुआ है आपको के, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू के दे रखी है एंड पोरोसिटी दिया है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है के एंड पोरोसिटी है 0.5, पोरोसिटी है 0.5, बताओ जरा। हाँ परमेबिलिटी के दे रखी है, बस के ही है, उसी के टर्म्स में बताना है, के की वैल्यू कुछ नहीं है, के के टर्म्स में ही बताना है आंसर, के के टर्म्स में ही बताना है आंसर, के एंड 2 के, ठीक है, के एंड 2 के, के एंड 2 के आ रहे हैं सर, देखो सिंपल, आंसर आ रहा है आपके पास में के एंड 2 के। के एंड 2 के, सिंपल क्वेश्चन। तो क्या था यहाँ पर के एंड 2 के, आगे चलिए, के एंड 2 के, हाँ भाई आपको परमिबिलिटी दी है, के दे रखी है, पोरोसिटी दे रखी है 0.5 दे रखी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी कितनी होगी हमें बताएं, v इज इक्वल टू के इंटू आई होता है, सो ये डिस्चार्ज वेलोसिटी ही तो है, दिस इज डिस्चार्ज वेलोसिटी एक्चुअली, यही तो है डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास में, k इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू k मीटर पर सेकेंड, ये तो आगे डिस्चार्ज वेलोसिटी आ गई आपके पास में, एंड सीपेज वेलोसिटी कितना होगा, सीपेज वेलोसिटी का पता है हमें क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी होता है, तो कितना हो गया k बाय 0 पॉइंट दैट विल बी 2k मीटर पर सेकेंड, सो आंसर आ गया 2k मीटर पर सेकेंड, 2k मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। बताओ क्लियर है या नहीं, 2k मीटर पर सेकेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए तो 2k मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई हमारे पास में ना, ये जो हेड बताने वाले अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे करनी है कैलकुलेशन, आई थिंक कि मेरे ख्याल से अब इसमें देखो प्रैक्टिस तो चाहे मैं 10 दिन कराता रहूँ उसमें भी कुछ नहीं, वो भी कमी है, बट एक सफिशिएंट आइडिया लग गया कि हाँ किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। अब जैसे खुद से क्वेश्चन करोगे तो आ जाएंगी चीजें समझ में, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें एक आध क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूं, थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, अगर कोई दिखाई दे रहा है तो रुको। बताओ जरा एक क्वेश्चन और करो, एक और क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो, लिखो टू सॉइल सैंपल्स have same geometrical conditions, दो सॉइल सैंपल्स हैं आपके पास में जिनकी सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है, टू सॉइल सैंपल्स हैव सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, टू सॉइल सैंपल्स हैव सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस
ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करा, फॉलोइंग हेड टेस्ट करा। अब मैं पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखाऊंगा इसको, मेन मेन चीजें लिखो। हाँ, नीचे लिखो फॉलोइंग हेड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, 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 फॉलोइंग हेड टेस्ट करा आपने इसके ऊपर, फॉलोइंग हेड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड। अब लिखो जरा, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड रेशियो, इनिशियल टू फाइनल हेड वाटर रेशियो, इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड रेशियो, इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड रेशियो फॉर फर्स्ट सैंपल, फॉर फर्स्ट सैंपल is equal to 1.25, is equal to 1.25, initial to final head water ratio, final water head ratio, क्या बोला कि initial to final water head ratio, initial to final water head ratio for first sample, initial to final, initial to final water head ratio for first sample is equal to 1.25, is equal to 1.25, is equal to 1.25, is equal to 1.25। आगे लिखो, coefficient of permeability of second, coefficient of permeability of second sample, coefficient of permeability of second sample, coefficient of permeability of second sample is equal to 5 times of first, is equal to 5 times of first sample, 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 is equal to 5 times of first sample। so क्या बताना है, बताओ, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड बताना है, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड, रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड फॉर द सेकंड सैंपल, फॉर द सेकंड सैंपल, फॉर द सेकंड सैंपल आफ्टर आइडेंटिकल टाइम इंटरवल, आफ्टर आइडेंटिकल टाइम इंटरवल बताओ जरा, आफ्टर आइडेंटिकल टाइम इंटरवल, आफ्टर आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। थ्री पॉइंट जीरो फाइव, 3.05, थ्री पॉइंट जीरो फाइव बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। थ्री पॉइंट जीरो फाइव,
आ रहा है आंसर? थ्री पॉइंट जीरो फाइव। देखो क्वेश्चन, दो सैंपल दिए हैं हमें, दो सैंपल दे रखे हैं, दोनों की ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम है, दोनों की ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम होने का मतलब क्या है कि भाई डायमेंशन सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ज्योमेट्रिक कंडीशन का मतलब सेम होने का क्या है, डायमेंशन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, ये मतलब है इसका सिंपल, है ना। स्टैंड पाइप के डायमेंशन भी सेम है दोनों में, क्लियर है, ये मतलब है ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम होने का मतलब है एरिया, लेंथ एंड स्मॉल ए। फॉलिंग हेड टेस्ट है, फॉलिंग हेड टेस्ट में हमने बताइए क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर। फॉलिंग हेड टेस्ट है, फॉलिंग हेड टेस्ट में एक तो कैपिटल ए होता है क्रॉस सेक्शन का एरिया, लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द सैंपल एल, स्मॉल ए होता है एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप था, एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप था स्मॉल ए। सारी चीजें सेम है दोनों सैंपल्स में, दोनों में सेम है दे रखा है दोनों सैंपल्स में। अब इसने क्या बताया कि फॉर द फर्स्ट सैंपल रेशियो ऑफ द इनिशियल हेड टू द फाइनल हेड, इनिशियल हेड टू द फाइनल हेड का रेशियो दिया है अपने, इसने आपको फर्स्ट सैंपल के लिए कितना 1.5 1.25 1 पॉइंट इनिशियल हेड टू द फाइनल हेड H1 टू द H2 का रेशियो दे रखा है फर्स्ट सैंपल के लिए, है ना। 1.25 दे रखा है फॉर द फर्स्ट सैंपल इनिशियल हेड टू द फाइनल हेड का रेशियो। ये पता है हमें H1 क्या होता है, H2 भी पता है हमें, फिर टेस्ट में जब बताया था उसी समय बताया था H1 क्या है, इनिशियल हेड होता है, H2 क्या है, फाइनल हेड है, कितने हेड का फॉल हुआ, ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है आपको इसने 1.25। अब इसने क्या पूछा है कि इसने कहा कि जो सेकंड सैंपल है, सेकंड सैंपल की परमेबिलिटी फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कितने गुना है, 5 गुना है, 5 टाइम्स है। सेकंड सैंपल की परमेबिलिटी पहले वाले के कंपैरिजन में कितनी है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है सेकंड सैंपल की परमेबिलिटी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ये पूछ रहा है आपसे कि दूसरे वाले स्पेसिमेन के लिए H1 बाय H2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सेकंड स्पेसिमेन के लिए। सेकंड स्पेसिमेन के लिए H1 बाई H2 का रेशियो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सेकंड स्पेसिमेन। सारी कंडीशन हमने ऑलरेडी पता है, जस्ट क्या करना है, रेशियो रेशियो पुट करना है, इनका रेशियो करवाना है इनको। जस्ट देखो क्या करेंगे, देखो क्या करना है इसमें। परमेबिलिटी हमें पता है कि भाई परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट से 2.303 AL बाई A इंटू टी, ये फॉर्मूला था। log बेस 10 H1 बाय H2, log बेस 10 इंटू H1 बाय H2, ये फॉर्मूला होता है आपका एज पर द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला रहता है आपके पास। अब क्या करो, सिंपल रेशियो ले लो, यहाँ पे जस्ट रेशियो लो। रेशियो कैसे, K1 बाय K2, K1 बाय K2 कर लो, है ना। K1 बाय K2 इज इक्वल टू, पहले वाले का क्या है 2.303 AL बाय AT, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, इनटू log बेस 10 इंटू H1 बाय H2 डिवाइडेड बाय 2.303 AL बाय AL बाय AT इंटू log बेस 10 H1 बाय H2। ये सेकंड वाले के लिए हो गया, ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड वाले के लिए हो गया, सिंपल। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे पुट कर लो डाटा। पहले बताया इसने कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन दोनों की सेम है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेम होने का मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, AL सेम, कैपिटल A भी सेम, ये भी सेम। अब ये बताओ टाइम इंटरवल क्या दोनों में सेम दे रखा है, आफ्टर आइडेंटिकल टाइम इंटरवल। आइडेंटिकल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, दोनों में टाइम इंटरवल कैसा है, सेम है। आइडेंटिकल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, दोनों में टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ये भी कैंसिल हो गया। अब जस्ट क्या करना है, K1 K1 बाई K1 मान, लेट अस सपोज पहले सैंपल की परमेबिलिटी कितनी है, K है, तो दूसरे सैंपल की परमेबिलिटी मान लो कितनी दे रखी है इसने, 5 टाइम्स दे रखी है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ K log बेस 10 H1 बाय H2 डिवाइडेड बाय
H2 इनफैक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। पहले सैंपल के लिए H1/H2 का रेशियो कितना है 1.25 है, 1.25 है। यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हुआ, K से K कैंसिल हुआ। सो ये जस्ट हमने क्या बताना है, ये H1/H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? log H1/H2 is equal to log H1/H2 is equal to 5 into log 1.5 कर लो इसको कैलकुलेट। H1/H2 का रेशियो कितना आ रहा है, कितना है H1/H2 का रेशियो? H1/H2 का रेशियो कितना आ रहा है 3.05 आ रहा है। तो H1/H2 is equal to 3.05 आ रहा है, 3.05। अच्छा ये बताओ, इसमें ये लोग की कैलकुलेशन करने में तो दिक्कत नहीं हुई? देखो जरा, ये पता है लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बताना जरा, ये वाला टर्म कितना आ रहा है? हाँ नहीं, ये तो लोग बेस 10 1.25 सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं सॉल्व। ये वाली टर्म आ रही है 0.485, ये लोग बेस 10 1.25 तो हम कैलकुलेट से कर सकते हैं ना। हाँ इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इसको देख लो। तो क्या बन रहा है आपके पास में, log base 10 H1/H2 is equal to 0.485 आ रही है। log को किया ही नहीं, log को किया ही नहीं, log को किया ही नहीं, पावर से log को कैंसिल कर सकते हैं, log को कैंसिल कर सकते हैं। देख लो जरा, ये काफी क्वेश्चन में काम आएगा आपके इस तरह से। जैसे सपोज आपके पास में लिखा हुआ है log b a is equal to c, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a to the power c is equal to b लिखा जा सकता है जस्ट। हाँ ये प्रॉपर्टी है, 5 पावर में चला जाएगा। हाँ वही जस्ट देखो, कैसे भी कर लो सॉल्व करके, ये भी आपको कई जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो सिंपल log b बेस a इज इक्वल टू c लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर c इज इक्वल टू b लिख सकते हैं जस्ट। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 0.485 इज इक्वल टू कितना आ रहा है H1/H2 आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है 3.05 इज इक्वल टू H1/, ये आ जाएगा। बताओ क्लियर है, आ रहे सॉल्व करके इस तरह। तो ये काफी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है चीज इस तरह से, छोटी सी प्रॉपर्टी है लोग की, तो बहुत क्वेश्चन में अप्लाई होती है इस तरह की चीजें। तो ये क्वेश्चन क्लियर, बताओ क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और करो, एक और क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो। देखो फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट है, टेस्ट कौन सा है, फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट है। क्वेश्चन है आप, डाटा क्या है आप, मतलब डाटा बोल रहा हूँ क्या है, फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट दिया आपको, फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट। अब हाइट ऑफ सैंपल है आपके पास में 12.2 सेंटीमीटर, फॉलिंग एड परमेबिलिटी टेस्ट करा आपने, हाइट ऑफ सैंपल आपके पास में कितनी है 12.2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सैंपल है 12.2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सैंपल इज 12.2 सेंटीमीटर, 12.2 सेंटीमीटर, and area perpendicular to flow, and area perpendicular to flow, and area perpendicular to flow is equal to, area perpendicular to flow is equal to 44.41, area perpendicular to flow is equal to 44.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो इज इक्वल टू 44.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या दिया है इसने, एक स्टेटमेंट लिखो, द वाटर लेवल इन ए स्टैंड पाइप, द वाटर लेवल इन ए स्टैंड पाइप
the water level in a standpipe of 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 6.25 mm. The water level in a standpipe of 6.25 mm diameter 6.25 mm diameter dropped from a height of dropped from a height of 75 centimeter dropped from a height of 75 centimeter to 24.7 centimeter dropped from a height of 75 centimeter to 24.7 centimeter in 15 minutes 15 मिनट में in 15 minutes in 15 minutes determine coefficient of permeability बताओ coefficient of permeability बताओ determine coefficient of permeability क्या नहीं आंसर करो सॉल्व यूनिट यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में बता दो सेंटीमीटर पर सेकंड में बता दो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में बताओ (1.04 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर पर सेकंड यस ठीक है इसको मिनट में कन्वर्ट करना जरा सेंटीमीटर पर मिनट में बताना एक बार आंसर सेंटीमीटर पर मिनट में बताओ सेंटीमीटर पर मिनट में कितना होगा कितनी आ रही वैल्यू सेंटीमीटर पर मिनट में 6.24 यस into 10 to the power -3 ठीक है 6.23 into 10 to the power -3 आ रहा है देखो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल सो फॉलोइंग एट टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था भाई फॉर्मूला पता है हमें परमिबिलिटी क्या होती है फॉलोइंग एट टेस्ट से फॉर्मूला होता है 2.303 AL by A into T into log base 10 H1 by H2 ये फॉर्मूला होता है ठीक है ये फॉर्मूला है आपके पास सिंपल सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप इसका डायमीटर बताया हुआ है इसका डायमीटर बता रखा है तो एरिया निकाल लो π/4 इंटू डायमीटर कितना है 6.25 mm है तुमने सेंटीमीटर में बताया चलो
mm है, यानी कि 0.625 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.3067 0.3067 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो अब एल की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, लेंथ ऑफ द सैंपल सैंपल कितना दे रखा है 12.2 सेंटीमीटर 12.2 सेंटीमीटर दे रखा है। टाइम कितना दिया है तुम्हें, टाइम इंटरवल कितना है 15 मिनट्स है। टाइम इंटरवल है आपके पास में 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स है। कैपिटल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या वैल्यू दे रखी है 44.41 सेंटीमीटर स्क्वायर 44.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। H1 मतलब इनिशियल वाटर लेवल, इनिशियल लेवल कहाँ पे था, इनिशियल लेवल कहाँ पर था 75 सेंटीमीटर पे था, इनिशियल लेवल था 75 सेंटीमीटर पे। एंड जो कि फॉल कर गया फॉल फ्रॉम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ यस फॉल कर गया कहाँ तक, ये फॉल कर गया आपका 24.7 सेंटीमीटर तक ये फॉल कर गया, यहाँ तक ये फॉल कर गया। तो सारी वैल्यू है तुम्हारे पास, H1 है, H2 है, T है तुम्हारे पास, एरिया है, A ये सब है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, आंसर आएगा 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। तो ये आंसर आज आपके पास, ये क्वेश्चन था, बताओ सिंपल क्वेश्चन था। ये क्लियर हो गया पूरा पॉइंट, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं इसके सॉल्व, क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन वैसे कराने तो अभी प्रैक्टिस थे, बट अभी बाकी बाद में करेंगे। फ्लोनेट के क्वेश्चन नहीं करे अभी तक हमने, फ्लोनेट के ऊपर भी जिसमें एनएफ कैलकुलेट करना है, एनडी कैलकुलेट करना है, वो क्वेश्चन अभी नहीं कैलकुलेट करे, वो अभी नहीं सोल्व करे हमने, उनको बाद में करेंगे सॉल्व। क्योंकि सब्जेक्ट की वेटेज तो पता ही है आपको, इंपॉर्टेंस कितनी है सब्जेक्ट की। लगभग आपका 70 टेक्निकल में से अराउंड 15 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। 70 नंबर का टेक्निकल होगा ना सिविल इंजीनियरिंग का, तो 70 में से लगभग 15 मार्क्स के टेक्निकल इसी सब्जेक्ट में से आ जाएंगे आपके पास, 14-15 मार्क्स तक के। तो वेटेज देख लो खुद से कितनी वेटेज है। तो इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली कोशिश करेंगे कि हर वैरायटी के क्वेश्चन आपकी क्लास में कवर हो जाए, बाकी करते रहेंगे क्वेश्चन रेगुलरली बीच बीच में। अभी थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, थोड़ी थ्योरी डिस्कस करते हैं। देखो जरा, सो नेक्स्ट है, अब देखना क्या है क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन का मैटर, तो अभी और भी डिस्कस करना था मुझे, बट चलो अभी बाकी बाद में करते हैं, क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास में एक चीज बताओ, जैसे सर सेडिमेंटेशन वाला, हाँ वो मैं कराऊंगा, उसके मुझे पता है आपके कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं अभी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करा दूंगा खुद से। ऐसे तो आपका भी क्ले मिनरल भी बचा हुआ है, अभी तो क्ले मिनरल भी बचा हुआ है ना, तो वो मैं करा दूंगा खुद, वो मुझे पता है कब करवाना है, ठीक। क्ले मिनरल भी बचा है अभी आपके पास में, तो कर लेंगे उसको बीच में किसी दिन, छोटे से टॉपिक है, ज्यादा कोई इतने बड़े टॉपिक नहीं है वो, ज्यादा ज्यादा क्ले मिनरल आपका 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे का, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। सेडिमेंटेशन तो एक क्लास भी नहीं लेगा पूरी, आधी क्लास में खत्म हो जाएगा सेडिमेंटेशन वाला टॉपिक, तो कर लेंगे उसको कभी भी। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो लिखा हुआ है हमने। ये बताओ जरा, सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ेगा परमेबिलिटी पे, सरफेस एरिया बढ़ने से परमेबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया बढ़ने से परमेबिलिटी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, परमेबिलिटी सरफेस एरिया से ज्यादा होगी कम होगी, कम हो जाएगी, यस पता ही है चीज तो हमें ऑलरेडी ना, ये तो पता है आपको कि भाई परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल। ऑलरेडी पता है आपको कि भाई जब पार्टिकल्स पास करेंगे किसी सैंपल के अंदर से,
सो वहां पे बेसिकली मीडियम उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एक तरह से उतना ज्यादा फ्रिक्शन आपको वहां पे डेवलप होता दिखाई देगा, तो परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी आपके पास में, कम होगी। अब किस तरह से कम होती है वो चीज देखने वाली है, कम किस तरह से होगी, रिलेशन क्या निकल कर आएगा वो देखना है जस्ट आपको। ये तो पता है कि कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। अब देखो जरा कैसे लेकिन, एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कोजनी कारमान इक्वेशन, कोजनी कारमान इक्वेशन पढ़ी थी हमने। ये इक्वेशन थी आपके पास में k इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू गामा अपॉन म्यू, ये फ्लूइड के थे, इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। ये इक्वेशन थी आपके पास। डी क्या था, साइज ऑफ द पार्टिकल था, डी वाज द साइज ऑफ द पार्टिकल, ये सिंपली क्या था आपके पास में, पार्टिकल का साइज था। बाकी सारे पैरामीटर क्लियर है। के क्या होता है, कोजनी कार्बन कांस्टेंट था, गामा यूनिट वेट था, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी थी, ई वॉइड रेशियो था, और डी क्या, ये डी क्या था आपके पास में, डी था आपके पास में साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल था। अब देखो जरा क्या होगा, साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल, सरफेस एरिया। जनरली पार्टिकल्स स्फेरिकल नहीं होते एग्जैक्टली, पार्टिकल एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होते हैं। एग्जैक्टली कौन सी शेप होती है वो डिस्कस करेंगे, फ्लेकी शेप जनरली आपको देखने को मिलती है, तो वो डिस्कस कर लेंगे आगे। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होते, लेकिन अगर सपोज स्फेरिकल है पार्टिकल्स, अगर सपोज स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं और स्फेरिकल पार्टिकल्स, हम मान रहे हैं कि भाई अगर पार्टिकल स्फेरिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए, और स्फेरिकल पार्टिकल्स, स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, अगर हम स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करें स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का क्या मतलब है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का क्या मतलब है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता करना है, क्या मतलब है इसका। ये बताया था पहले कि स्पेसिफिक आ रहा है नाम से पहले, तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम है, सिंपल एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होगा इसका मतलब। इसका मतलब है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई, क्या होगा सरफेस एरिया स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया को स्फीयर पाई आर स्क्वायर, यस 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब होगी, यस बिल्कुल 4/3 पाई आर क्यूब होगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब होगी आपके पास में, वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब हो गई। इसे सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास में बचेगा क्या, डी बाई, ये बचेगा आपके पास में 3/r बचेगा, जैसे ये बच रहा है आपके पास में, स्पेसिफिक सरफेस एरिया आ रहा है 3/r आ रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 6/d लिख सकते हैं। देखो जरा, लिख सकते हैं 6/d, इसे 6/d लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/r आया था, इसको हमने क्या लिख दिया, 6/d लिख दिया, तो 6/d लिख दिया इसको, ठीक है 6/d लिख दिया। यानी कि यहाँ से क्या पता लगा, अगर इसको ऑब्जर्व करो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पे क्या पता लग रहा है भाई, कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड डी कैसा रिलेशन आ रहा है दोनों में, रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है दोनों में, इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ से ये चीज हमें पता लग गई है कि इसे सॉल्व करने के बाद में, नेक्स्ट पेज पे चलो, यहाँ से पता क्या लगा आपको कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया, लेट अस सपोज मैं इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस एस लिख दो इसको, 1/d, और d का स्क्वायर था, वहां पे d का स्क्वायर था ना, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया 1/d स्क्वायर। बताओ ये क्लियर है इक्वेशन, ये क्लियर है, चलिए। तो ये जो सेम इक्वेशन थी ना आपके पास में, ये जो सेम इक्वेशन लिखी थी, ये जो इक्वेशन थी आपके पास में यहाँ पर, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन समथिंग लाइक दिस, 1/k into gamma upon mu, 1/k into gamma upon mu into
ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 अपॉन एस एस स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन, ये लिख सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। चलो ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वेशन जो है, इस तरह से लिख सकते हैं। सो जो चीज तुम्हें पहले से ऑलरेडी पता ही थी कि भाई ये हमें पता है ऑलरेडी कि अगर साइज बढ़ता है पार्टिकल का तो परमिबिलिटी कम होती है ज्यादा होती है? साइज बढ़ने से परमिबिलिटी ज्यादा होती है कम होती है? पार्टिकल का साइज बढ़ने से परमिबिलिटी ज्यादा कम ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है। चीज तो ऑलरेडी पता ही है कि भाई पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, पार्टिकल का साइज अगर बढ़ेगा तो इंडिविजुअल वॉइड का भी साइज बढ़ेगा। अगर पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो इंडिविजुअल वॉइड का भी साइज बढ़ेगा। अगर इंडिविजुअल वॉइड का साइज बढ़ रहा है दैट मींस कि आराम से पार्टिकल फ्लो कर जाएंगे। तो ये इक्वेशन से दिखाई दे रहा है देखो कि, और इसमें रिलेशन देखो क्या निकल कर आ रहा है, साइज में डायरेक्ट है। और ये चीज ने हमें बता दी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पार्टिकल का साइज तो क्या होगा, परमेबिलिटी कम होगी। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो परमेबिलिटी कम होगी। और ये चीज यहाँ से दिखाई दे रही है, देखो कैसा है रिलेशन, इनवर्स निकल कर आ रहा है। बताओ आ रहा है रिलेशन समझ में? तो आया समझ? तो यहां से क्या लिखेंगे अब, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एस एस स्क्वायर। बताइए, बताओ ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, सो ये क्लियर है। सो ये जो चीज बताई थी उस समय पे वही निकल कर भी आ रही है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली निकल कर भी आ रही है चीज, है ना? अच्छा, अब परमिबिलिटी को पता करने के टेस्ट देख लिए हमने। कौन कौन से टेस्ट थे? कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट था, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट था, एक कैपिलैरिटी टेस्ट भी था जो कि पार्शियली सैचुरेटेड के लिए सुटेबल होता है। एक आपके पास में ये इक्वेशन निकल कर आई, कोजनी-कार्मन इक्वेशन। ये एक एम्पिरिकल मेथड था, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एम्पिरिकल इक्वेशन और होती है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। एक और एम्पिरिकल इक्वेशन है जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, लिखो जरा। एलन हेजेंस इक्वेशन, एलन हेजेंस इक्वेशन, एलन ए डबल एल ई एन, एलन हेजन, ए डबल एल, एलन हेजेंस इक्वेशन, एलन हेजेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके पास में, तो इक्वेशन इज एलन हेजेंस इक्वेशन। अब है क्या इक्वेशन में? एलन हेजेंस इक्वेशन सिंपल डायरेक्टली इक्वेशन दे रखी है साइंटिस्ट ने अपनी, क्वेश्चन आए हुए लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इस इक्वेशन के ऊपर भी होती क्या है इक्वेशन। सो इक्वेशन है आपके पास में परमिबिलिटी एज पर द एलन हेजेंस इक्वेशन, k इज इक्वल टू व्हाट, c इनटू d10 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, k इज इक्वल टू व्हाट, c इनटू d10 का स्क्वायर। और जो वैल्यू आएगी निकल के, यूनिट्स का ध्यान रखना, वैल्यू होगी इन द यूनिट्स ऑफ द सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। और d10 क्या होता है? d10 को बोलते क्या है? d10 को क्या कहा जाता है? d10 तो पता है क्या होता है? इफेक्टिव साइज है। या सिंपल लिखो जरा, d10 क्या होता है? इफेक्टिव साइज है। d10 तो पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। d10 क्या था, d30 क्या था, d60 क्या था। देखो d10 क्या होता है? इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। d10 होता है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। d10 है क्या? इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। d10 है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। ब्रैकेट में लिखो, किस यूनिट में रखोगे फॉर्मूले में? सेंटीमीटर में रखोगे। सो यूनिट कौन सी रखोगे? सेंटीमीटर। इंपेरिकल है तो ध्यान रखना फॉर्मूले का, कौन सी यूनिट में रखेंगे? सेंटीमीटर में रखेंगे वैल्यू को, सेंटीमीटर में। सो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। सो एलन हेजेंस इक्वेशन क्या है आपके पास में? k इज इक्वल टू c इनटू d10 स्क्वायर। k क्या होगा? परमिबिलिटी होगी, यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। और d10 क्या है? इफेक्टिव साइज है, किस यूनिट में? इफेक्टिव साइज है इफेक्टिव साइज है। और ये भी किस में रखेंगे? सेंटीमीटर में रखेंगे। d10 भी रखेंगे किसमें? सेंटीमीटर में रखेंगे। अब c लिखो, c क्या है यहाँ पे? c है एलन हेजेंस कांस्टेंट, c है एलन हेजेंस कांस्टेंट, c है आपके पास में एलन हेजेंस कांस्टेंट, c एलन हेजेंस कांस्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हमें क्वेश्चन में तो वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे 100, c इज इक्वल टू 100 इफ नॉट गिवन, c इज इक्वल टू 100 इफ नॉट गिवन।
assume c is equal to 100 if not given constant है ln hs का, c is equal to 100 if not given, c is equal to 100 if not given। क्लियर है? बताओ ये आया समझ? तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, फाइनल फॉर्मूला k is equal to 100 into d10 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या है? k is equal to 100 into d10 का स्क्वायर। बताओ क्लियर है फॉर्मूला? k is equal to 100 into d10 स्क्वायर। चलिए d10 किस यूनिट में है? d10 की यूनिट सेंटीमीटर है, और ये k की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड है। k की यूनिट है ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। सो k की यूनिट आ गई आपके पास में सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई, 100 into d10 का स्क्वायर। अब कैसे? डायरेक्ट एम्पिरिकल इक्वेशन है, सिंपल, लेकिन क्वेश्चन आए हैं एक दो क्वेश्चन इससे, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इक्वेशन से, इसलिए बताना पड़ा इसको। चलिए तो ये इक्वेशन हो गई। अब और भी कुछ मेथड होते हैं परमिबिलिटी को पता करने के, परमिबिलिटी पता करने के और भी कुछ तरीके होते हैं आपके पास में, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ फील्ड टेस्ट होते हैं, कुछ फील्ड टेस्ट भी होते हैं। अच्छा एक चीज मैं जो डिस्कस करना चाहता था, जैसे कि एक और टॉपिक था आपके पास में, एक टॉपिक था आपके पास में, कौन से वाला टॉपिक जिसको बता रहा था मैं, एक्वेफर वाला जो टॉपिक था, एक्वेफर वाला टॉपिक जो था ना, एक्वेफर वाला टॉपिक। तो इसको यहीं पे डिस्कस करना है, प्री इन्वायरमेंट में पढ़ोगे? इसे यहीं पे पढ़ना है या इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे? पता नहीं अभी कुछ नहीं पता। नहीं। बताओ ये जो एक्वेफर वाला टॉपिक है, एक्वेफर एक्वेक्लूड, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं कह रहा था, और तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में अभी चीजें बहुत बची हुई हैं और टॉपिक लगभग ये भी फिर 2 दिन चलेगा आपका, इसलिए टाइम की वजह से था, बाकी और कुछ है नहीं प्रॉब्लम, जैसा आपको सही लगे। टाइम वाला मैटर है थोड़ा सा। हम्म। क्या करना है बताओ? बताओ संडे को एक्स्ट्रा क्लास। चलो करते हैं, ठीक है कर लेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 1.5 दिन का आपका एक्स्ट्रा मैटर जाएगा, 2 दिन का, 2 दिन का जाएगा जस्ट एक्स्ट्रा, बट उसको कर ही लेंगे कवर, है ना? पूरा जब करेंगे तो एक साथ कंप्लीट ही कर लेंगे उसको ना, क्योंकि पता नहीं लगता कि कोई लोग कहीं पे पढ़ा देते हैं इसे, कोई सॉइल में पढ़ा देते हैं कुछ लोग, कुछ इन्वायरमेंट में पढ़ा लेते हैं, कुछ हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ा देते हैं। यही सेम टॉपिक जो है हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ा देते हैं। हाइड्रोलॉजी में भी टॉपिक होता है आपका ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, तो वहां पर भी पढ़ा देते हैं यही सेम टॉपिक। तो पता नहीं, अब बाई चांस मान लो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, कल इन्वायरमेंट में जो आपको पढ़ाने आएंगे वो छोड़ दें आपका टॉपिक ये, उनको लगेगा कि सॉइल में पढ़ लिया होगा, तो मिस ही हो जाएगा। पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी आते हैं इस टॉपिक से, एक्वेफर एक्वेक्लूड, है ना? तो बहुत सारे टॉपिक मतलब इससे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, तो कर ही लेंगे इसको ना। होपफुली हो सकता है कि शायद कल इसी को स्टार्ट कर लें, ऐसा भी हो सकता है, देख लेंगे वो जो भी करना है। चलो आज फिर ऑफ कर रहे हैं क्लास ना, मेरे ख्याल से टाइम हो रहा होगा आपका ऑफलाइन क्लास का ना। चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।